चलो मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन से क्या समझते हो आप लोग, कुछ बताओ मुझे, थोड़ा पढ़ा था? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है बेटा? Yes, ma'am, we all are audible. ठीक, चलो अब बताओ फिर क्या मैम समझते आवाज हैं। नहीं आ रही आपकी। बेटा आप ना वो ऑन करो तो आएगी। हम्म इवैल्यूएट करना क्या होता है किसी भी चीज को? हाउ डू यू इवैल्यूएट थिंग्स? क्या हो गया, नहीं आ रही है क्या आवाज मेरी? बताओ तो मैं सही करूं। मैम आ रही है आवाज। आ रही है ना? अच्छा, मुझे तुम लोगों की नहीं आ रही है। तो बताओ इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? मैम इवैल्यूएट करना मतलब जैसे कुछ भी, जैसे टीचिंग का या कोई भी मेथड है, कुछ भी चीज़ें हम उसमें कैसे कर रहे हैं, या उसको इवैल्यूएशन का या तो हम कोई टेबल के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, या मतलब फीडबैक लेकर या किसी भी तरीके से उसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं, या टीचर का इवैल्यूएशन करना है या स्टूडेंट का इवैल्यूएशन करना है, मतलब डिपेंडिंग ऑन दैट स्टूडेंट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। Ma'am, like analysis, इवैल्यूएशन इज सिंपल बेटा, टेस्ट। test. कि आप किसी का कैसे टेस्ट लोगे कि आपका समझाया समझ में आया है, ठीक है? और उसके लिए हम लोग क्या डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स का यूज करते हैं, ठीक है? इसे बोलते हैं हम लोग इवैल्यूएशन। अब इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं कि कैसे किसी चीज के लिए, किसी टॉपिक के लिए, किसी सब्जेक्ट के लिए इवैल्यूएशन किया जाएगा, ठीक है? सबको समझ में आ रहा है? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। ओके। बाकी लोग एक्चुअली मुझे दिख नहीं रहे हैं। हरिकेश कहाँ है? मैंने उसको भी लिंक भेजा था, ही इज नॉट देयर। इसमें चलो पहली हेडिंग डालो बेटा, नेचर एंड एजुकेशनल मेजर्स। Ma'am, please. नेचर एंड एजुकेशनल मेजरमेंट्स। आई आवाज? Yes, यस ma'am. मैम। आ तो गई इसमें मैम। ठीक है अब्दुल, इसमें पहला छोटा सा पॉइंट लिखो, टेस्ट। टेस्ट टेस्ट एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मेथड होता है। टेस्ट हर जगह होता है, ठीक है ना? एक छोटे बच्चे के लेवल से लेके अभी तक हम लोग अपने ब्लड सैंपल के टेस्ट भी करवाते हैं। तो ये क्या है? ये भी तो एक इवैल्यूएशन ही है ना हमारे ब्लड सैंपल का, ठीक? और टेस्ट में जनरली क्या होता है, हम लोग ये देखना चाहते हैं कि कितनी कौन सी चीज कितने मेजर में है, ठीक? तो यहाँ पर भी टेस्ट का यही मतलब है। इसमें लिखो, थोड़ा सा लिखो, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। It is an instrument or an activity or an activity that is used that is used to to accumulate accumulate data on accumulate
data on a person's ability to perform a specific task. ठीक है, Yes, ma'am. ये डेफिनेशन है टेस्ट की. तुम लोग सब अपने आप को म्यूट कर लो, बस बीच में जब मैं कुछ पूछा करूं तो मुझे जवाब दे दिया करो. ठीक. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टेस्ट. इसका मतलब क्या हुआ? ये एक तरीका है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक एक्टिविटी मेथड है जिसकी वजह से या जिसके यूज से हम ये पता लगा सकते हैं कि एक इंसान की एबिलिटी कितनी है उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए. ठीक है. जनरली क्या होता है, आपने देखा होगा कोई भी जैसे रनिंग रेस है तो वो भी एक तरीके का टेस्ट हुआ ना, कि कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया. डांसिंग एक्टिविटी है, वो भी एक टेस्ट है. ऐसे ही एग्जामिनेशन भी एक एक्टिविटी है जो आपके परफॉर्म करने की एबिलिटी को टेस्ट करती है. ठीक है. जो मार्क्स आते हैं, दीज आर योर परफॉर्मेंस रिलेटेड क्वोशंट. ठीक. नेक्स्ट लिखो इसमें, the content of the test are usually डैश लगा के लिखना, उसके आगे 1 2 3 करके, कोऑग्निटिव, साइकोमोटर क्या होते थे? स्किल्ड रिलेटेड. क्या स्किल्ड है आपकी, ब्रैकेट में उसको स्किल्ड रिलेटेड लिख दो, स्किल्ड रिलेटेड. और तीसरा लिखो इफेक्टिव. ठीक. जो टेस्ट जो है वो हम इन्हीं 3 लेवल पे या इन्हीं 3 कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है ना. आपके साइकोमोटर स्किल्स कैसे हैं, या आपके लिए वो कितना इफेक्टिव है, आपने उसे कितना ग्रास्प किया, और तीसरा आपका कॉग्निटिव लेवल कितना रेज हुआ. ठीक है. अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, यूज ऑफ टूल्स /टेस्ट. ठीक. टूल्स और टेस्ट, तो हम उन्हें यूज कैसे करना है और उनका क्या मीनिंग रहेगा यूज करने में. तो इसमें 1 2 3 4 करके स्टेप बाय स्टेप लिखना. पहला लिखो मेजर अचीवमेंट. पहला पॉइंट है मेजर अचीवमेंट. सेकेंड लिखो मेजर इंप्रूवमेंट. थर्ड पॉइंट लिखो डायग्नोसिस ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. फोर्थ लिखो प्रोवाइड रेमेडियल प्रिस्क्रिप्शंस. Next, guarding of students. GARDING, guarding of students. तो नेक्स्ट लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स इनटू हेडिंग है. नहीं पॉइंट है. हाँ, कौन सा है, 6 या 7 पॉइंट होगा ना. यस मैम, 6. हाँ. लिखो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स इनटू स्किल स्पेसिफिक ग्रुप्स. और लास्ट पॉइंट लिखो प्रेडिक्शन ऑफ सक्सेस और फेलियर.
इसमें ब्रैकेट में लिख देना रिजल्ट। ठीक, यस मैम। चलो अब इसको मैं बताती हूँ कैसे है। पहला टूल हमारा क्या था, मेजरमेंट या मेजर अचीवमेंट। ठीक है, इस टूल से क्या हमें समझ में आता है कि कितना विद इन अ ड्यूरेशन ऑफ अ पीरियड आपने अचीव किया। ठीक है ना, सपोजिटली हम ये क्लास कर रहे हैं, तो इस क्लास में सबसे छोटा सा हमारा एक टेस्ट क्या होगा कि क्लास के एंड में अगर पूछा जाए आज क्या क्या समझ में आया, तो कितने बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया। ठीक है ना, तो जो रिस्पॉन्ड होगा दैट इज ऑल्सो अ लेवल ऑफ मेजरमेंट। जिसको समझ में आया होगा वो बता देगा, जिसको नहीं आया होगा नहीं बताएगा। ठीक है ना, तो एक स्पेसिफिक रीजन में आपने कितना अचीव किया विद अ लिमिटेशन और अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, मेजर इम्प्रूवमेंट। मेजर इम्प्रूवमेंट। अब पहला पॉइंट था हमारा हमें कितना समझ में आया, दूसरा है हमारा मेजर इम्प्रूवमेंट, हमने समझ के उसको कितना इम्प्रोवाइज करके इम्प्रूव किया। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक बार हमें नहीं समझ में आया, हमने टीचर से या अपने मेंटोर से डिस्कस किया, फिर दोबारा उस चीज को समझा, तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया, हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हुए, पहले हमने कुछ और समझा होगा। ठीक है, अब हो सकता है उसमें इनहेंसमेंट हुआ हो। समझ आया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डायग्नोसिस ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये जो आपका मेंटोर होता है उसके लेवल से होता है। ठीक है ना, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, आई थिंक लास्ट टॉपिक में भी, कि जो वीक और जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। एक वीकर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट होता है, एक इंटेलिजेंट सेक्शन ऑफ स्टूडेंट होता है। इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं कि बहुत होशियार है, मार्क्स अच्छे, नहीं, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है ना, और जो वीकर सेक्शन है मतलब एक बार में नहीं समझ में आया बट ठीक है सेकंड टर्म समझ में आया। तो हमारा मेन रिलेशन क्या है कि जो वीकर है उसको आगे बढ़ा के आगे लाना, उसको अच्छे से समझाना। ठीक है ना, मेन कंसर्न जो मेंटोर है उसका ये होना चाहिए, जैसे समझ में आ गया वेरी गुड, वेल इनफ। ठीक, नहीं आया तो आप उसे दोबारा तिबारा जितनी बार आए उतनी बार बताइए। तान क्या हो गया बेटा, पूजा? कुछ नहीं मैम। चलो नेक्स्ट पॉइंट, ये समझ में आया तुम्हें? यस मैम। तो डायग्नोसिस ये हमें हमारे एंड से करनी होगी। ठीक है ना, स्टूडेंट आके तो हमको सिर्फ ये बोलेगा कि मुझे समझ में नहीं आया, पर ऐसा भी हो सकता है कि जो नहीं बोल रहा है समझ में नहीं आया उसी को ना समझ में आया हो। कई बार क्या होता है ना, होशियार लोगों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ये डायग्नोसिस आपके एंड से होगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, प्रोवाइड रिमेडियल एक्शंस, प्रिस्क्रिप्शंस, प्रोवाइड रेमेडियल प्रिस्क्रिप्शन। रेमेडियल क्या होता है, रेमेडियल क्लासेस चलती हैं, उसमें क्या होता है, रिवीजन। नहीं समझ में आया जो मैंने पहले बोला, उस चीज को दोबारा समझो, दोबारा पढ़ो, दोबारा मेंटोर से पूछो। ठीक है, अलग अलग टूल्स इस्तेमाल करो अगर आपको नहीं समझ में आता है, चाहे आप गूगल पे जाइए, ठीक है ना, यूट्यूब चैनल पे देखिए कि अगर उसके कुछ रिलेटेड वीडियोस मिल जाएं। ठीक है ना, तो दैट इज रेमेडियल प्रिस्क्रिप्शन। ये अगेन मेंटोर के एंड से होगा। ठीक है, आप अपनी तरफ से भी कर सकते हो, लेकिन नहीं समझ में आएगा तो क्या होता है फिर, अल्टीमेटली वी नीड समवन टू हेल्प अस। मैम इन स्कूल्स रेमेडियल क्लासेस आर देयर। हाँ, स्कूल्स में भी होती हैं, कॉलेजेस में भी होती हैं रेमेडियल क्लासेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट होता है गार्डिंग ऑफ स्टूडेंट्स। गार्डिंग का मतलब क्या होता है, गार्डिंग ये टेक्निकल वर्ड है, आप लोगों ने इलेक्ट्रोथेरेपी में पढ़ा होगा गार्डिंग। लाइक केयर करना मैम। नहीं, गार्डिंग इज कि एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में किसी चीज को चलाना। जितनी भी आप मशीन्स यूज करते हो दे ऑल आर गार्डेड ना, ऐसा तो नहीं है ना कभी हाई फ्रीक्वेंसी कभी लो फ्रीक्वेंसी फिर हाई फ्रीक्वेंसी कर दी, नहीं ना। सारी जितनी भी आपकी मशीन्स होती हैं, या चाहे आप अल्ट्रासोनिक थेरेपी दे रहे हो, अल्ट्रासोनिक थेरेपी में क्या होता है, जो क्रिस्टल्स होते हैं दे आर वर्किंग इन अ गाइडेड मैनर। ठीक है ना, यस मैम।
तो सेम यहाँ पे आता है, गाइडिंग ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स सबको इक्वली ट्रीट करना, इक्वल एजुकेशन मैचर देना और सिंक्रोनाइज्ड वे में चलना। ठीक है, ये नहीं कि आज ये करवा दिया, अच्छा आज इससे पूछ लिया, कल उसको करवा दिया, नहीं। इसीलिए तो क्लास क्लास होती है जिसमें आप पूरा सबको कॉमन लेके यू टीच। ठीक है, तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, गार्डिंग हर लेवल पे इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स इनटू स्किल्ड स्पेसिफिक ग्रुप्स। ठीक, अब ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बहुत एक्सपर्ट होते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी में, कुछ होते हैं जिन्हें एक्सरसाइज पसंद है, एक्सरसाइज थेरेपी को वो प्रेफर करते हैं। ठीक है, जैसे तुम लोग भी अपने पेशेंट ट्रीट करते होगे तो कुछ को लगता होगा मोडालिटी लगा दो ज्यादा बेटर है, कुछ को लगता होगा अच्छा नहीं इसको एक्सरसाइज करवाएंगे तो ज्यादा इफेक्ट आएगा। तो आपने क्या किया, अपने हिसाब से आपने अपनी एक कैटेगरी बना ली कि हम एक्सरसाइज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने एक ग्रुप ओरिएंटेड प्रोग्राम स्टार्ट किया। ठीक है, समझ आई ये बात। तो Yes, एक जो स्पेसिफिक स्किल्ड है वो आपकी अलग हो गई। ठीक है ना, जैसे हम लोग जनरली क्या होता है क्लास को कभी ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं कि ये बच्चे ये चीज परफॉर्म करेंगे, ये डांस करेंगे, ये ड्रामा करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या था लास्ट वाला, prediction of success or failure. प्रेडिक्शन ऑफ सक्सेस और फेलियर। ये अल्टीमेट रिजल्ट है, इतना सब आपने किया, आपने कैटेगराइज कर दिया, आपने अलग से उसके रेमेडियल प्रेडिक्शंस भी चलाए, उसके ट्यूशन भी चलाया, उसको अलग से भी एडुकेट किया। अब आपका जो मेन पॉइंट आता है वो ये कि क्या रहा रिजल्ट इतना सब कुछ चेंज करने के बाद। ठीक है, जो मेन जिस्ट है हमारे टेस्ट की, और ये हर लेवल पे होता है, ये बेसिक लेवल से शुरू होके मास्टर्स डिग्री हर जगह अप्लाई होता है। ठीक है, इस इतने में कोई दिक्कत? No, ma'am. मैम नो, तो चलो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली मेजरमेंट क्या होता है। ठीक है, ये तो सिंपल हमारे टेस्ट थे, टूल्स थे कि हमने ये पॉइंट्स इस्तेमाल किए। मेजरमेंट है, मेजरमेंट क्या होता है, ये एक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडी होती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इसमें हमारे डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, डिफरेंट टूल्स होते हैं जिनको हम स्टूडेंट्स के ऊपर इम्प्रोवाइज करते हैं और उससे फिर हम उनका एक अलग क्लासिफिकेशन बनाते हैं और एक अलग कैटेगरी में उनको कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, तो हेडिंग डालो मेजरमेंट। मेजरमेंट, इसमें आप इसकी डेफिनेशन लिखिए। इट इज अ, डेफिनेशन में लिखो, इट इज अ क्वांटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन which is used to which is used to which is used to abstract the detailed mass oriented information, detailed mass oriented information into other categories, into other categories. ठीक, लिखा।
Yes, ma'am. अब इसमें नेक्स्ट लिखो, इट हैज 2 रिक्वायर्ड कंडीशंस और टूल्स. It has 2 required conditions. पहला लिखो, a standard, और दूसरा लिखो सेकेंड वन, a tool. ठीक. टूल आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो. ठीक है. टूल्स का मतलब क्या हुआ, चाहे आप एग्जाम कंडक्ट करवाइए, चाहे आप ओरल लीजिए, वाइवा लीजिए, रिटन लीजिए. ठीक है. और स्टैंडर्ड का मतलब एक कैटेगराइजेशन बनाना. ठीक है ना. जैसे क्या होता है, जनरली 50% मार्क्स आर पासिंग मार्क्स, तो ये एक स्टैंडर्ड है कि 50 से ऊपर तो आने ही चाहिए पास होने के लिए. ठीक है ना. तो ऐसे ही आपके टूल का भी एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए कि इतने बच्चों को आप पास मानेंगे, इतने बच्चों को आप फेल मानेंगे. ठीक है ना. उसे लिमिटेशन बोलते हैं. समझ आई ये बात बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में, द सिस्टमैटिक असेसमेंट कॉमा verbal description or any numerical values are used to categorize an individual. जैसे मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि आप चाहो तो उसका रिटन ले लो, चाहे ओरल वाइवा ले लो. ठीक है. या असेसमेंट के बेसिस पे आप उसको असाइन करो. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा टूल इस्तेमाल करना चाह रहे हो मेजरमेंट के लिए. मेजरमेंट किस चीज का, उसकी इंटेलिजेंस का, उसके आईक्यू का, कि उसे कितना ग्रास्पिंग पावर हुआ है, कितना उसे ग्रास्प हुआ है जो भी एक्टिविटी करवाई जा रही है. ठीक है ना. द एक्टिविटी कुड बी एनीथिंग, जैसे हम क्लास कर रहे हैं या आपने कोई डांस क्लास ज्वाइन करी है, पेंटिंग, ड्राइंग, एनीथिंग. पर हर चीज का एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर होता है. ठीक है ना. जब आप कोई समर कैंप वगैरह या कोई डांस क्लास ज्वाइन करते हो तो उसके एंड में भी तो कुछ होता है कि पता चले टीचर ने पूरे साल डांस करवाया या पूरे समर में डांस करवाया तो उसका क्या इवैल्यूएशन निकल के आया. ठीक है. या आपने पूरे साल एग्जाम क्लास करी, पढ़ाई करी, तो एक इवैल्यूएशन क्या हुआ एंड में कि कितने मार्क्स आए, तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई. उन्होंने उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में कैलकुलेट किया. ठीक है. चलो इतना तो समझ में आया होगा ना? Yes, ma'am. ओके. अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, इवैल्यूएशन. अभी तक हमने मेजरमेंट पढ़ा था, नाउ वी विल कम टू इवैल्यूएशन. लिखा? ये बाकी लोग हैं ना, अलका, स्वाति, नेहल इज देयर? ओह ठीक है भाई डॉक्टर साहब. चलो इवैल्यूएशन को लिखते हैं क्या होता है. लिखो, इट इज द कलेक्शन ऑफ data on a certain parameter Collection of data on a certain parameter
उसके आगे डैश लगाओ, फिर लिखो क्वांटिफाइंग द डेटा फिर उसके आगे डैश लगा के लिखो पासिंग जजमेंट्स फिर आगे डैश लगा के लिखो मॉडिफाइंग द weak points modifying the weak points in the phenomena लिखा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके तो इसमें इवैल्यूएशन में पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है? डेटा कलेक्शन मतलब रिगार्डिंग हमारे सब्जेक्ट के। अब यहाँ पे डेटा कलेक्शन का मतलब क्या हुआ? मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स ने क्लास अटेंड करी, कितनों ने कौन सा लेक्चर नहीं अटेंड किया, उसका पूरा एक रिकॉर्ड बनाना, पूरा एक डेटा बनाना, ठीक है? दूसरी चीज, हमारा दूसरा पॉइंट क्या था? क्वांटिफाइंग द डेटा। क्वांटिफाई मतलब डेटा को भी अलग अलग कैटेगरीज में क्वांटिफाई करना। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे कितने लोगों ने फर्स्ट 3 क्लासेस अटेंड करी थी, या कितने लोगों ने मैक्सिमम कौन सा यूनिट अटेंड किया, ठीक है? तो उसकी अलग अलग कैटेगरीज में डेटा को क्वांटिफाई करना। अब अगर एग्जाम हमें लेना होगा तो जो क्लास सबसे ज्यादा बच्चों ने अटेंड करी होगी, तो मैं तो उसी में से आपके लिए एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बना के तैयार करूंगी ना, क्वेश्चन पेपर कह लो, क्योंकि मुझे पता है इसमें मैक्सिमम क्लासेस अटेंड हुई हैं, तो बच्चों को समझ में भी ज्यादा आया होगा, ठीक है? तो इसीलिए क्वांटिफाई करना डेटा का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इसमें क्या था? पासिंग जजमेंट्स। अब जब हमने वो पूरा एक क्वेश्चन पेपर बनाया, तैयार किया, तो उसके बाद एक रिजल्ट आया, उससे हमारा एक अलग जजमेंट क्राइटेरिया बन जाएगा, ठीक? कि इतने बच्चों को ये टॉपिक समझ में आया, इतनों को नहीं आया, ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्या था इसमें? मॉडिफाइंग द वीक पॉइंट्स इन द फिनोमिना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमने पूरा इवैल्यूएशन कर लिया तो हमको समझ में आया होगा ना कि कितने बच्चे हैं क्लास में जो बिलो 50 हैं, तो वो हमारा एक क्राइटेरिया बन जाएगा कि उनको हमें अबव 50 लेकर आना है। समझ आई ये चीज? क्या बोलते हैं हम लोग इसको? वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करना क्लास के अकॉर्डिंग। कौन से सब्जेक्ट में, अब जैसे कुछ बच्चे मैथ्स में वीक होते हैं, कुछ इंग्लिश में वीक होते हैं, तो क्या किया जाता है? कई बार उनके रेमेडियल क्लासेस चलाई जाती हैं, ठीक है? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है ना? तो बेसिकली ये एक इवैल्यूएशन का तरीका है, एक जजमेंट का तरीका है कि आपका पढ़ाया हुआ किसी को कितना समझ में आ रहा है, ठीक? Ma'am. हाँ Hello. बेटा, हाँ। Ma'am, evaluation and examination both are different. नहीं बेटा, बोथ आर सेम। इवैल्यूएशन इज अम्ब्रेला टर्म, और जो एग्जामिनेशन है वो उसका टूल है, एक तरीका है, Okay, ma'am. ठीक है? इवैल्यूएशन तो किसी भी लेवल पे हो सकता है ना। जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, सिंपल अगर हम लोग अपना ब्लड टेस्ट भी करवा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एन इवैल्यूएशन। लेकिन ब्लड टेस्ट क्या है? वो उसका टूल है, वो तरीका है। समझ में आया? ऐसे ही टेस्ट लेना, एग्जाम लेना, ये क्लास का या स्कूल का या कॉलेज का एक तरीका है एक स्टूडेंट को इवैल्यूएट करने का। समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक, सबको? Yes, ma'am. चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, फंक्शंस ऑफ मेजरमेंट। फंक्शंस ऑफ मेजरमेंट।
पहला इसमें हेडिंग डालो प्रोग्नोसिस फंक्शन, प्रोग्नोसिस फंक्शन। सेकंड डालो डायग्नोसिस फंक्शन, and third one is research function। ठीक। अच्छा, अब हमारे मेडिकल टर्म्स में प्रोग्नोसिस, डायग्नोसिस और रिसर्च का मतलब क्या है, मुझे बताओ जरा। मैम प्रोग्नोसिस मतलब रिकवरी कितनी हो सकती है, डायग्नोसिस मतलब उसको प्रॉब्लम क्या है, और रिसर्च मैम रिसर्च मीन्स मतलब पेशेंट पे ट्रायल करके देखेंगे उसे कितना इफेक्टिव हो रहा है, उसका फीडबैक लेंगे। हाँ, प्रोग्नोसिस का मतलब है कि कंडीशन कहाँ तक है, कैसी है, आगे सर्वाइवल रेट है या नहीं है, ठीक है, ठीक होने के चांसेस हैं या नहीं है। डायग्नोसिस में क्या होता है, हम डायग्नोस करते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम है स्पेसिफिक, ठीक है। और रिसर्च में फंक्शन या रिसर्च मतलब क्या हुआ कि हमने उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या लगाना है। तो ये ऊपर दोनों की चीजों पे यानी कि प्रोग्नोसिस और डायग्नोसिस के बाद ही हम डिसाइड करते हैं ना कि हमें उसे क्या ट्रीटमेंट प्लान पे डालना है, ठीक है। Ma'am, it is यस some मैम। like incidence and prevalence rate. हाँ, सॉर्ट ऑफ हम बोल सकते हैं। Until unless we know the prognosis and we know the diagnosis, we cannot plan any treatments for a patient, ठीक है ना। तो सेम चीज हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी होता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्नोसिस देखते हैं कि क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इसके आगे सर्वाइवल रेट है, ठीक है। दूसरी चीज हमारी, फिर हम डायग्नोसिस, हम प्रॉब्लम को समझते हैं कि बीमारी क्या है, और लास्ट में हम उसके लिए ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, ठीक, या उसके लिए कोई रिसर्च वर्कआउट करते हैं। तो पहला इसमें हेडिंग डालो प्रोग्नोसिस फंक्शन, लिखवाती हूँ इसमें थोड़ा सा। प्रोग्नोसिस फंक्शन, इसमें लिखो एनी टेस्ट कैन टेल the difference between or among the student performance, ठीक है। इसके लिए आप कोई भी टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिक अगर हम लोग लें तो स्कूल लेवल पे क्या होता था, IQ टेस्ट। तो चलो उसका एग्जांपल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल an IQ test, capital I capital Q, is generally administered among the students, for predicting their academic intelligence, for better performance, ठीक है। तो ये तो हम लोग छोटे बच्चों के लेवल पे करते हैं। इसमें हमने क्या किया, एक IQ टेस्ट लिया जिसके अकॉर्डिंग
हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा बच्चे का कितना आईक्यू है और उसे कौन सा सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, वीक है, ठीक है ना, और उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। अब ये हमारा एक प्रोग्नोसिस हो गया कि भाई ये मैथ्स में वीक है, मान लो 10 बच्चे हैं वो मैथ्स में वीक है, 15 बच्चे हैं साइंस में वीक है, तो अब हमारा डायग्नोसिस क्या हुआ कि हमें मैथ्स और साइंस को ज्यादा ध्यान देना है एज फार एज अदर सब्जेक्ट्स में अगर उनकी आईक्यू ठीक है तो फिर उसमें तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये तो स्कूल लेवल पे हुआ। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, एट लिखो एट कॉलेज लेवल, एट कॉलेज लेवल a counselor can guide a counselor can guide student in choosing a counselor can guide student in choosing the best curriculum or job opportunities or job opportunities। ठीक है, आजकल हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में गाइडेंस काउंसलर्स होते हैं, वो आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको बताते हैं कि तुम्हें ये करियर चूज करना चाहिए, या ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, या ये तुम्हारा सब्जेक्ट अच्छा है तो तुम्हें इसमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। और अब ये स्कूल लेवल पे भी शुरू हो गया है, 10th के बाद ही देयर आर काउंसलर्स जो आपको ये बताते हैं आपके मार्क्स इवैल्यूएट करके, आपका आईक्यू टेस्ट लेके, कि आपको आगे कौन सी स्ट्रीम ज्यादा फिट रहेगी, ज्यादा अच्छी रहेगी, ठीक है ना, कि आप साइंस लो, मैथ्स लो, ह्यूमैनिटीज लो, आर्ट्स लो, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये एक तरीके का प्रोग्नोसिस है जो आपको आगे फ्यूचर के डायग्नोसिस के लिए मेंटेन करता है, स्टैंड करता है। अब नेक्स्ट समझ में आया ये वाला पॉइंट? यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो डायग्नोसिस फंक्शन। डायग्नोसिस फंक्शन, इसमें लिखो इट आइडेंटिफाइज द weakness of student learning and any remedial action can be planned according to the required diagnosis. ठीक, जब हमको पता होगा कि कौन सा स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में वीक है तो हम उसके अकॉर्डिंगली उसके लिए रेमेडियल जो मेजर्स हैं वो ले सकते हैं, चाहे आप उसकी क्लासेस स्टार्ट करिए, डिफरेंट टूल्स यूज कीजिए, ठीक है ना, जैसे हमने टूल्स लास्ट क्लास में या लास्ट यूनिट में पढ़े थे। अगर उसको बुक से नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए एवी क्लासेस लगा सकते हैं, ठीक है, चैनल्स हैं उसको वो सब्सक्राइब करा के आप वो उसको दिखाइए, ठीक है ना, यूट्यूब पर भी क्लासेस चलती हैं। डिपेंड करता है कि स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट क्या है स्टूडेंट का उस टाइम पे, तो उसके लिए प्रोग्नोसिस जरूरी है, प्रोग्नोसिस के बाद ही हम पे डायग्नोसिस पे आएंगे। समझ में आया बेटा ये पॉइंट सबको? मैम,
मैम उस हिसाब से तो पहले डायग्नोस होगा ना कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है, फिर हम लोग प्रोग्नोसिस पे जाएंगे ना। नहीं, पहले प्रोग्नोसिस प्लान करनी पड़ेगी। अगर आप आईक्यू टेस्ट नहीं लोगे तो आपको प्रॉब्लम कैसे समझ में आएगा बच्चे में क्या कमी है ना? जब कमी होगी तभी तो आप उसको डायग्नोस करोगे कि ये उसके अंदर दिक्कत है। यहाँ उल्टा चलता है, यहाँ मेडिकल टर्म्स में पहले जैसे डायग्नोस करते हैं फिर प्रोग्नोसिस निकाली जाती है, वो नहीं होता। मैम एक सब डीएमआईटी टेस्ट होता है, उसके बारे में आप जानते हो? कौन सा बेटा? डीएमआईटी। हाँ होता है, किसका कराना है, किसका हुआ नहीं है? मैम, तो मैम इफेक्टिव होता है वो, मतलब कितना परसेंट इसका हुआ है नहीं, रेशियो? उसकी प्रोफिलेंसी बहुत कम होती है, उसकी परसेंटाइल जो है वो कम होती है। कम होती है मैम? हाँ, तो जनरली उसको यूज नहीं किया जाता है। करते हैं, ऐसा नहीं है। हम बताते कि जो भी मतलब आपका ब्रेन में जो भी इंटेलिजेंट जो भी पार्ट बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होगा तो वही सब कुछ पूरा बता देगा किस फील्ड में आपको आना चाहिए किस फील्ड में नहीं। हाँ, तो बोलते ये हैं बड़े 100% मतलब ट्रू है, मतलब 100% वर्किंग करता है ये। नहीं, 100% तो नहीं करता है बेटा, ये बड़े बड़े जॉब सिलेक्शंस में और उसमें इस्तेमाल किया जाता है कंपनीज में, और उसी के अकॉर्डिंग आपका जॉब में वो होता है इंक्रीमेंट वगैरह या प्रमोशन, या आपको इस फील्ड में ज्यादा होता बड़े है। बड़े जॉब में इसीलिए इम्प्रूवमेंट किया जाता होगा ना, कि देखा जाता होगा उनका हाँ, आईक्यू लेवल वगैरह पूरा। आईक्यू लेवल कितना है, हाँ। तो ये भी अब पार्ट ऑफ आईक्यू टेस्ट ही है। आईक्यू के अलग अलग लेवल्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि खाली एक क्वेश्चन जो हमें पता है वही आईक्यू लेवल है। ठीक है, उसके और अलग अलग सब कैटेगराइजेशंस भी होते हैं। ये कौन अभी कुछ पूछ रहा था ना, कोई कुछ बीच में? नहीं, ये पॉइंट समझ में आया? यस मैम, नाउ गॉट इट। ओके, नेक्स्ट इसमें हमारा लास्ट पॉइंट लिखो, रिसर्च फंक्शन। रिसर्च फंक्शन इसमें लिखो, आफ्टर द प्रॉपर डायग्नोसिस, आफ्टर द प्रॉपर डायग्नोसिस, a complete a complete valid measure is taken, a complete valid measure is taken in terms of treatment protocol, in terms of treatment protocol, and and the remedial solutions are planned, and the remedial solutions are planned. ठीक, जब आपने अलग क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डायग्नोसिस कर लिया, तब आप एक रिसर्च प्रोटोकॉल बनाओगे या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाओगे या रेमेडियल प्रोटोकॉल बनाओगे उस स्पेसिफिक सेक्शन के लिए। ठीक है, अब हमारे टर्म्स में क्योंकि हम लोग टीचिंग में इन्वॉल्व हैं तो वो सेक्शन ऑफ स्टूडेंट होगा, जो जॉब में इन्वॉल्व है वो सेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज होगा, क्योंकि टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज का भी एक क्वेश्चन टेस्ट होता रहता है, कौन किसके लिए स्पेसिफिकली इन्वॉल्व है या कौन किसके लिए स्पेसिफिकली अच्छा है, कौन सा काम किसको करना चाहिए, सिंपल टर्म्स में। ठीक है, अब ये इतना समझ में आया बेटा? हाँ, कौन है? नेहल बताओ। मैम ये रिसर्च फंक्शन जैसे आपने बताया कि इट इज यूज्ड फॉर जो भी हमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल या रेमेडियल सोल्यूशन समझ में आया उस पर अप्लाई करेंगे, लेकिन उसका कुछ ऐसा भी तो होगा ना मैम कि हमने अप्लाई किया, इट डिडंट मतलब सक्सेसफुल नहीं रहा, इट डिडंट शो द डिजायर्ड रिजल्ट, तो देयर माइट बी सम टाइम लिमिट कि उसके बाद हम फिर से कुछ दूसरा प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल या कोई दूसरा रेमेडियल सोल्यूशन लेके आए दैट इज हाँ इफेक्टिव फॉर द चाइल्ड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये सोल्यूशन काम नहीं करता है तो हमें फिर से यही तीनों स्टेप्स करने पड़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल आप अपने टर्म्स में लो, फिजियोथेरेपी के टर्म्स में, अगर किसी को लो बैक पेन है और आप उसको शॉर्ट वेव लगा रहे हो और उसे कोई ट्रीटमेंट नहीं समझ में आ रहा है और दर्द भी नहीं गया, पेन रिडक्शन नहीं हो रहा है, मतलब कोई रिजल्ट नहीं आ रहा अल्टीमेट, या रिजल्ट आ भी रहा है तो मान लो 30% इंप्रूवमेंट है, 40% है, तो आप क्या करोगे, आप फिर से उसका असेसमेंट करते हो ना, फिर से आप असेसमेंट करोगे और फिर से आप उसके अकॉर्डिंगली चीजें ऐड भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, यस मैम। है ना। हम लोग यही करते हैं ना, चाहे तो हम शॉर्ट वेव के साथ हॉट पैक और एक्सरसाइजेस भी ऐड कर दें, या हम शॉर्ट वेव हटा दें और खाली एक्सरसाइजेस ही करवाएं, ठीक। लेकिन लेकिन उसके लिए प्रोसीजर क्या होता है, आप दोबारा से सारा असेसमेंट करते हो ना पेशेंट का, यस मैम। सेम गोज, असेसमेंट फॉर्म करेंगे। हाँ, तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई वीक स्टूडेंट है और उसको मैथ्स एज अ सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो हमने उसके लिए चलो रेमेडियल क्लासेस लगा दी, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं उसको अलग से, और उसको जो है पीपीटी प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाओ, या आजकल तो इतने सारे और मीडिया चल गया है वैसे समझाओ। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यही तीनों स्टेप्स फॉलो करेंगे, उसका प्रोग्नोसिस डायग्नोसिस दोबारा करके फिर हम चीजें ऐड कर सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है। हो सकता है उसे रेमेडियल क्लासेस नहीं समझ में आ रही है तो भाई ठीक है, रेगुलर क्लासेस ही करो। ओके मैम, ये मेजरमेंट है, इवैल्यूएशन है, टूल्स हैं, टेस्ट है, these are all a part of the prognosis function, right? Yes, they all are part of prognosis. हाँ, we'll use them to make a prognosis. We use them to calculate the prognosis. Okay. और उसके बाद में फिर डायग्नोसिस करके we go on for different other measures. Okay मैम, thank you. चलो बेटा, हाँ बताओ दीपानिता, तुम्हें क्या नहीं समझ में आया बेटा? मैम आ गया। अच्छा, ओके। किसी और को कोई दिक्कत? स्वाति, अब्दुल, अलका, सुरभि, ये है यहाँ पे? यस मैम। ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, लेवल ऑफ मेजरमेंट, लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। तो इसमें क्या है, लिखो इसमें, देयर आर बेसिक 4 levels of measurement, 4 levels of measurement। पहला लिखो नॉमिनल स्केल, नॉमिनल NOMINAL, नॉमिनल स्केल। सेकंड इज ऑर्डिनल और रैंक स्केल। और मैम, और करके क्या बोला है? ऑर्डिनल और रैंक, RANK, रैंक स्केल। लिखे दोनों? यस मैम। ठीक। थर्ड वन लिखो इक्वल इंटरवल स्केल, इक्वल इंटरवल स्केल। और फोर्थ लिखो रेशियो स्केल, RATIO, रेशियो स्केल। मैम, हाँ this was there in our stats syllabus also. हाँ, बस तो फिर तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है ना। मैम, but you can't tell. नहीं, अब मैं पूछूंगी ना, ये अच्छा बता दिया दीपानिता। मैम बिट रिमेम्बर्ड मैम, जैसे इक्वल इंटरवल में कि 0 ही होता है मेन, उससे ऊपर नीचे कोई वैल्यू नहीं होती है। नॉमिनल स्केल एक पर्टिकुलर मार्जिन पे सेटल्ड होता है, और ऑर्डिनल जहां से शुरू होता है वहीं पे एंड आता है। इतना थोड़ा सा याद है बस। हाँ, बस यही चीज को हमें एजुकेशन लेवल पे अप्लाई करना है।
ठीक और है मैम ना। जैसे रेशियो स्केल का ये था कि जैसे जैसे आज का टेम्परेचर क्या है, ये एक पर्टिकुलर डिसाइडेड है, ये हर जगह पूरे शहर में यही टेम्परेचर रहेगा, आप अपनी तरफ से नहीं ऐड और माइनस कर सकते। हाँ, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है जब यूनिवर्सिटी इवैल्यूएशन होते हैं या यूनिवर्सिटी में एग्जाम होता है, तो मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया था ना क्लास में कि 50% मार्क्स पासिंग होते हैं, यस मैम। है ना। तो ये हमारे रेशियो स्केल के अंतर्गत आएगा कि मतलब हर सब्जेक्ट में 50 तो होने ही चाहिए, एक स्टैंडर्ड मार्क है, एक डिमार्केशन है। ठीक है, यस मैम। चलो इनके बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यस मैम। आई थिंक ये क्लास ओवर होने वाली है। 40 मिनट्स हो गए क्या? यस मैम। ओहो अच्छा, चलो अच्छा, एक बार जरा सारे अपनी शक्लें दिखा दो तो मैं फोटो क्लिक कर लूं भाई। यस मैम। एक मिनट।